Hello to all. Hope so you all are good. So today I am discussing the chapter number 7 under the GST value of supply for CA final students. What was the reason for discussing the chapters? The chapters I am discussing to you, first one is key, that is only a illustration plus test your knowledge questions. Yes. So I will discuss to you test your knowledge question and illustration in a very proper manner. Because of so many lectures available on YouTube, you can see regarding the revisions. Obviously, I also uploaded the revisions, but my revision is little bit unique. How it can the uniqueness with the ICI module? Yes, of course. As you can see, that's value. So that is, which means that I marked the all the points, and as I already mentioned the revision lectures कि how I prepared the revision lectures, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा. उसके रीजंस भी मैंने आपको बताया है कि क्यों आपको बेनिफिट होगा. मैं फिर रिपीट करती हूँ, इस तरीके से आप लोगों को कुछ वर्ड्स जो होंगे ना वो माइंड में सेट हो जाएंगे. उसकी वजह से आपका जो फ्लो होता है ना पढ़ने का और जो समझने की अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत स्मूथ जाती है. हाँ, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने आपको टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन कवर करवाने, क्योंकि आपको टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन यूट्यूब पर या तो किसी टीचर्स के मॉड्यूल के उनके जो बनाए हुए नोट्स से उनसे मिलेंगे, या फिर कुछ एडिशनल या एग्जाम क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस घूमते हुए दिखेंगे, लेकिन एक प्रॉपर मैनर में जहां हमको सारे के सारे टेस्ट एंड नॉलेज क्वेश्चंस मिल जाए. एग्जाम के एक दिन पहले जब हम हमारा रिवीजन कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमें टेस्ट एंड नॉलेज क्वेश्चन जो है पढ़ने का टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट हम एक बार सुन लें. मैं हमेशा बार बार ये बात फोकस करती हूँ कि एग्जाम के एक दिन पहले जब हम बहुत सारा पढ़ के जा रहे हैं तब हमें टेस्ट एंड नॉलेज क्वेश्चन भी पढ़ना होता है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है. वी हैव ओनली 24 आवर्स. सो हमको बहुत कुछ देखना है, नहीं हो सकता. इसीलिए कुछ चीज़ें जो होती है वो बहुत ही स्मार्ट वर्क के साथ कंप्लीट होती है. तो स्मार्ट वर्क में एक ये भी है. तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए. ये आपके बेनिफिट के लिए है, मैं अपने बेनिफिट के लिए आपको कुछ भी नहीं बता रही. ये आपके बेनिफिट के लिए है. आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, या फिर आप लोगों को लगता है कि नहीं हम लोगों को इनको सेव करके रखना है, वीडियोस को आप इन्हें सेव करके रख सकते हैं ताकि आपको जब भी देखना हो आप देख सकते हैं. टेस्ट एंड नॉलेज के क्वेश्चन आपको रिवाइज करने का मन नहीं हो रहा है बुक के साथ बैठकर, आप इसे सुन लीजिए, ऑटोमेटिकली आप काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस रिवाइज कर लेंगे. और अगर एग्जाम में क्या होता है ना, एज इट इज़ टेस्ट एंड नॉलेज का क्वेश्चन आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है. बहुत सारा पढ़ लेने से हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं होता है, क्वेश्चंस को टैकल कर लेने से हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है. और इसी बूस्टअप के लिए मैंने ये वीडियोज़ जो है वो प्रिपेयर किए हैं. होप सो आप पसंद करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे. दैट इज, इसी आशा के साथ हम शुरू करते हैं. सबसे पहला इलस्ट्रेशन आ जाइए. काफ़ी सिंपल है. वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर जो है मैं उसे काफ़ी सिंपल मानती हूँ. अगर आपने एक बार प्रोविज़न्स को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो, और अगर आपको प्रोविज़न्स पढ़ने हैं, बहुत ही शॉर्ट में रिवाइज करना है 30 मिनट्स में या 35 मिनट्स में, तो आप जो है, और मैं तो आपको कह रही हूँ कि आपको 35 मिनट्स भी नहीं लगेंगे. वो तो क्या है ना कि मैं बोलती हूँ फिर सारी चीज़ें चलती है तो थोड़ा टाइम हो जाता है. विच मीन्स अगर आपको सिर्फ सुनना है ना तो आप तो उसे 20 मिनट में ख़त्म कर सकते हो 1.5 या 2x की स्पीड में, क्योंकि हम लोगों को आदत हो चुकी होती है 2x और 1.5 की स्पीड में भी अपने माइंड को कैप्चर करवाने की चीज़ों को. आप उस पर देखेंगे तो आपके लिए तो वो सिर्फ 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का काम है. क्वेश्चन देखते हैं. BW लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टोबैको प्रोडक्ट्स इट हैज़, और मैं आपको तो ये भी सजेस्ट करूँगी कि आपको ये वाले लेक्चर्स भी 1.5 की स्पीड में देखने चाहिए, ताकि आपका टाइम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सेव हो सके. मतलब बहुत ही कम कंज्यूम टाइम में आप बहुत अच्छा अपना इफेक्टिव आउटपुट दे सके. इट इज़ प्रोवाइड, चलिए आप स्टार्ट करते हैं. इट इज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू CF लिमिटेड. पर्टिकुलर्स में हमें दे रखा है प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है. एक्सक्लूसिव ऑल द टैक्सेस ड्यूटीज़ एंड डिस्काउंट, बढ़िया बात है. हम डिस्काउंट अगर लेस करना होगा तो कर देंगे. ऑल टैक्सेस और ड्यूटीज़ में CGST SGST मतलब GST का तो आता ही नहीं है. एक्साइज ड्यूटी दे रखी है, वो भले ही हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे. पैकिंग चार्जेस हम ऐड कर देंगे. फ्राइट हम ऐड कर देंगे. अरेंज बाय BW लिमिटेड, सब BW सप्लायर तो वही अरेंज करेगा ना, तो टोटल हमने लिख दिया, ठीक है. उसके बाद क्या बोला, डिस्काउंट जो लगेगी प्राइस ऑफ द गुड्स रिकॉर्डेड इन इनवॉइस. तो सर इनवॉइस में तो कितनी प्राइस आई थी, रिकॉर्डेड प्राइस कितनी है 60,000, उसका 2% करेंगे, कितना होता है 60,000 का 2% 1200. उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, आ जाएगा आंसर.
यस, इन्होंने बोला कि फाइनल अमाउंट चार्ज बाय CF लिमिटेड 69600 लेस 2% डिस्काउंट, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इन्होंने ये चार्ज किया है, फाइनल अमाउंट चार्ज बाय दी और 2% डिस्काउंट भी दिया है, और हमने कितना चार्ज किया है, तो हमारे अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन वैल्यू इतनी आ रही है, तो हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई इतना निकाल देने का है। अब हमको क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पर देखो नोट 1, नोट 2 और नोट 3 और नोट 4, आपको सिर्फ 4 नोट बनाने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 2 क्या कहता है, एसए लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बिस्किट्स, द प्राइस ऑफ 200 ग्राम पेक्स ऑफ बिस्किट्स सोल्ड बाय एसए लिमिटेड इज ₹30। इट हैज़ रिसीव सब्सिडरी ऑफ 5 पर पेक ऑफ बिस्किट सोल्ड फ्रॉम NM लिमिटेड। तो उन्होंने सब्सिडरी किससे रिसीव करी है, NM लिमिटेड से। सब्सिडरी आपको भी पता है गवर्नमेंट से रिसीव होती है, तो ऑब्वियसली वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगी, बाकी सब कुछ वैल्यू का पार्ट बनती है। यहाँ पर उसे CSR एक्टिविटी के थ्रू इसे NM से क्या मिली, सब्सिडरी मिली। एसए लिमिटेड सप्लाईज 1000 पैक्स ऑफ बिस्किट एट रेट 25 पर पेक टू वन ऑफ इट्स होलसेलर नेम। तो उसने एक होलसेलर को क्या दिया, 1000 पेक भेजे 25 में। MN लिमिटेड टू ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड लोडिंग चार्जेस लगे उसको 1200, उसके बाद कंसिडरेशंस पेड 5000 एज ए इंटरेस्ट, नो सेपरेट अमाउंट, और इंटरेस्ट का अमाउंट उन्होंने दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, टैक्सेबल सप्लाई निकालना है। सबसे पहले हमने उसे कितने में बेचा, 1000 पैकिंग बेचे 25 में, ठीक है। सब्सिडरी जो होती है वो ऐड करेंगे क्योंकि सब्सिडरी देती मिलेगी नहीं। लोडिंग चार्जेस हमने लिख दिए, और फिर इंटरेस्ट जो होता है ऑन डिले, तो आपको भी पता है कि मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था 5000 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इंक्लूडिंग टैक्स के इक्वल होगा। तो इंक्लूडिंग टैक्स कितना है, 18% है, तो ये 118 के इक्वल है, इंटू 100 के इक्वल कितना होगा वो आप यहाँ लिखेंगे, पक्की बात, यस। तो आपके पास क्या आ जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, इस पर टैक्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट 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 वेयर इज नेक्स्ट, नहीं, यस, थर्ड, एक्स प्राइवेट लिमिटेड अ मनी चेंजर्स, ठीक है। ये मनी चेंजर है, ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं $10,000 टू इंडियन रुपी 74 पर $। एक्स प्राइवेट लिमिटेड वांट टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द रूल 32(2)B, बी के अकॉर्डिंग चाहते हैं। तो देखिए अगर आप 74 इंटू 10,000 करेंगे तो आपको 7,40,000 रुपये आएगा। तो आपको भी पता है कि 1 लाख रुपये तक हमने कितना बोला है, तो 1 लाख रुपये तक 1% और 250 जो भी हायर होता है वो बोला है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में हमने 1000 प्लस 0.5% ऑफ एक्सेस ऑफ 1 लाख, तो 1 लाख का एक्सेस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6,40,000, उसका 0.5% करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर। बस यही चीज़ लिखनी है, यस सर यही चीज़ लिखनी है। 6 लाख का ये किया, ये आया, ये 1000 और ये आ गया टोटल। क्लियर इट, यस सर। UB and Sons is an air travel agent. Compute the value of supply of service made by the firm during a month with the help of following particulars furnished by it. तो इन्होंने क्या बोल रखा है, एक दे रखी है डोमेस्टिक बुकिंग। डोमेस्टिक बुकिंग में उनको बेसिक फेयर दे रखा है, बेसिक फेयर पे आपको भी पता है 5% लगेगा, और इंटरनेशनल फेयर की बुकिंग पर 10% लगता है। उन्होंने अदर बेसिक चार्जेस दे रखे हैं, टैक्सेस दे रखा है, और टोटल वैल्यू हमें दे रखी है। तो आप बताओ यहाँ पर कौन सी वैल्यू पर हम लोग जो है 10% लगाएंगे। याद आपको रहना चाहिए बेसिक फेयर लिखा हुआ था, बेसिक फेयर लिखा हुआ था, तो फिर ये चीज़ हमारे किसी मतलब की नहीं है। तो बेसिक फेयर लगाओ, ये देखो बेसिक फेयर, उस पर आपने 5% लगाया, 10% लगाया, आपको ये और ये मिला, आपने टोटल कर दिया, पक्की बात है, यस सर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, 5 ही है, ठीक है 5 ही है ना, पेपर ने किया वो 4 था क्या, यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना। अरिहंत लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ALICL has changed gross premium of 180 lakh from policy holder with respect of life insurance policies in 2021, out of which 100 lakh have been allocated for investment on behalf of the policy holder। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने out of which 100 lakh have been allocated for investment on behalf of policy holder और ग्रोस प्रीमियम 180 लाख, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ में इन्होंने हमसे क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा है। अगर हम क्या कहें, इफ़ द अमाउंट अलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन
इनिशिएटेड बाय ALICL टू पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सबसे बढ़िया बात ये होती है कि जो अलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट होता है वो हम लेस कर देते, तो यहाँ पर भी हम लेस कर देंगे तो कितना आएगा, 80 लाख रुपये लमसम ही आने वाला है। ठीक है, सेकेंड है, इफ़ द अमाउंट अलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट हैज़ नॉट बीन इंटीमेटेड बाय, यानी कि हमने वो उसे इन्वेस्टमेंट को अलोकेट ही नहीं किया है ना, ALICL द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस। अगर हमने इन्वेस्टमेंट हमने अलोकेट नहीं किया, द अमाउंट अलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट इज नॉट बीन इंटीमेटेड, तो क्या करेंगे, तो फिर हम मान लेंगे कि भाई 180 और इन्वेस्टमेंट का 100 अलोकेट नहीं करेंगे। तीसरा कहता है इफ़ द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज्ड बाय ALICL द पॉलिसी होल्डर इज ओनली टुवर्ड्स रिस्क कवर, सिर्फ ओनली रिस्क कवर है तो पूरा का पूरा प्रीमियम उसी में चला जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों को पॉलिसी होल्डर नहीं अलोकेट किया इन्वेस्टमेंट के लिए, तो 25% है ना, 25% ऑफ फर्स्ट, तो 25% फिर 12.5%, तो थर्ड वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, अलोकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट नॉट इंटीमेटेड, इसलिए 25% ऑफ 180 लाख। क्लियर इट? यस सर। नाउ फिफ्थ होगा ना, तो सिक्स्थ होगा ये नहीं। यस, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब आ जाओ टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन पर। इनकम टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स शुड बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ द सप्लाई इन टर्म ऑफ 15(2)(a). एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ स्टेटमेंट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स एट सोर्स, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या मैं ये कह दूँ ये TDS के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या TDS जो होता है, जो क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है वो सारे टैक्सेस को लेता है अदर देन GST, तो क्या वो ये टैक्स लेता होगा? ऑब्वियसली ये टैक्स नहीं लेता है, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स इन नेचर है। जो इनकम टैक्स कलेक्टेड एट अ सोर्स है TCS है, ठीक है, TDS मत लिखो, TCS लिखो। तो ये जो है ना, ये एक टैक्स आपको इसका जो होता है ना वो अल्टीमेटली बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपसे कलेक्ट कर लिया है तो आपका जो लाइबिलिटी बनता है वो सेट ऑफ होता है, मतलब आप अच्छे से जानते हो इस बात को, मतलब कुल मिला के ट्रांजेक्शन वैल्यू में आने का नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में हमको आंसर लिखना पड़ेगा तो हमको आंसर देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्यों, क्या बोला, कौन सा स्टेटमेंट? has clarified that the purpose of determinations of value of supply under GST tax collected at source TCS under the provision of Income Tax Act 1961 would not be includable as it is an interim levy not have the characteristics of tax। तो ये आपके एग्जाम के आंसर में वर्ड होने चाहिए कि it is a interim levy। It is a type of interim levy। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट इज हाउ शुड दी सप्लाई मेड बाय अ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर बी वैल्यूड व्हेन ही यूज्ड मोल्ड्स एंड डाइज ओन बाय द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सेंड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हिम। तो यहाँ पर देखना, मैंने आपको दो तरीके के कंसेप्ट बता रखे हैं। क्या कंसेप्ट बता रखे दो तरीके के? यस, तो समझना। इसके आंसर्स पे आपको ले चलती हूँ सीधा, ताकि आंसर्स के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। मैं बोलूँ फिर मैं आपको आंसर चेक करवाऊँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जस्ट गिव मी अ 2 सेकेंड। यस सर, ये कुछ सर्कुलर आया था, उन्होंने बाद में क्लेरिफाई किया था कि जो इक्विपमेंट मॉल्स एंड डाइस जो होता है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो वर्कर को सेंड कर रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो वो वैल्यू का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? तो पार्ट नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा? सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ, ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है, नोट, ये लिखा हुआ है शेल नोट। कब नहीं बनेगा? जब वैल्यू ऑफ सप्लाई बिकॉज द कॉस्ट ऑफ मॉल्स एंड डाइज वर नॉट टू बी इंकर्ड बाय द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। क्योंकि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ने इसका खर्चा इंकर नहीं किया, इसलिए वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो मॉल्स एंड डाइज बिलोंग टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। अगर वो बिलोंग कर जाएगा ना कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से, तो वो क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। तो फिर वो क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट का पार्ट बन जाएगा, वैल्यू में ऐड हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, कब वैल्यू में ऐड नहीं होगा, कब वैल्यू में ऐड
नहीं होगा जब एग्रीमेंट, ये सब कुछ एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मेरे और तेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ कि जो प्रोडक्ट्स के पार्ट्स है ना, कंपोनेंट्स के पार्ट तो मैं ही सप्लाई करूँगा, तो फिर वो उस पर्सन की गुड्स का पार्ट नहीं बन सकता। लेकिन एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं था और मैंने फिर सप्लाई कर दिया, तो फिर ऑब्वियसली वो उसको लाना था और ये पार्ट बन जाएगा। क्लियर इट? नाउ examine whether the following discounts ought to be excluded to determine the value of supply. Company offering 20% discount for single purchase above 10,000. Company offering additional discount of 1% on purchase of 10,000 pieces in a year. After selling a product, the company revalued the product at a lower value and issue credit note to the buyer for the differential amount. तो हम क्या कहेंगे, द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑट टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिटरमाइन, एग्जामिन वेदर फॉलोइंग डिस्काउंट ऑट टू बी एक्सक्लूडेड। कौन सा एक्सक्लूड के बारे में बता रखा है इन्होंने। देखो बहुत सिंपल सी बात है, यह एक्सक्लूड के बारे में अगर हम बात करें, कंपनी ऑफर करता है 20% डिस्काउंट फॉर अ सिंगल परचेज अबाउट 10,000, तो ये सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। ये चीज़ एग्रीमेंट में नहीं लिखी थी क्योंकि आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट हमने प्राइस को क्या किया है, डिक्रीज किया है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो होगा, in the given case staying at discount where rate of discount increase in the volume, discount is shown on the invoice itself and therefore the exclude हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। in the given case volume discount were offered by the supplier in the strictest and the some discount are established in term of agreement enter into at or before the, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड थर्ड इज दिस के सेकेंडरी डिस्काउंट, क्योंकि वो जो था ना वो बाद में ही पता लगा, कोई एग्रीमेंट में था नहीं। और ऐसे केस में अगर सेकेंडरी डिस्काउंट होता है नॉट एक्सक्लूडेड, ये एक्सक्लूड नहीं होता है, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई से। अब बाद में ठीक है कि आप क्रेडिट नोट इशू करते हो उसके बाद रिवर्स करते हो, पर एक बार वैल्यू में नहीं आता है क्योंकि प्री डिसाइडेड नहीं था एग्रीमेंट के अंदर। नाउ राजेश एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड्स financial and management consultancy to a group of companies for an annual retentionship fees of 15 lakh. Further, the firm is provided with a car along with a driver for its exclusive use throughout the year. The fuel cost is also borne by the group. राजेश एंड कंपनी पे जीएसटी ऑन द अमाउंट ऑफ 15 लाख। यहाँ इन्होंने क्या कहा, यहाँ इन्होंने कहा है कि हम रिटेंशनशिप फ़ी जो होती है ग्रुप कंपनीज़ का एनुअल 15 लाख रुपये है। फर्दर जो कार होती है अलॉन्ग विद ड्राइवर टू इट्स एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ दी थ्रू आउट द ईयर, कि आप पूरे साल चलो यूज़ करो। फ्यूल कॉस्ट भी जो होती है वो कंपनी ही बोन करती है। इज़ द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय राजेश एंड कंपनी करेक्ट अंडर जीएसटी लॉ, इफ नॉट प्लीज एलोबरेट। तो ये कह रहा है कि क्या जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय राजेश एंड कंपनी करेक्ट। फर्दर फर्म इज प्रोवाइडेड द कार, क्या निकल के आता है आंसर, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं क्या कहता है। ये देखो, राजेश एंड कंपनी गेट अ कार अलॉन्ग विद ड्राइवर इंक्लूडिंग द फ्यूल फॉर द होल ईयर विच इज़ एन एडिशनल नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर इट्स सर्विस। तो वो क्या कर रहे हैं, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन की बात हो रही है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर द इक्वलेंट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सच एडिशनल कंसिडरेशन मस्ट बी एडेड। तो अगर वो 15 लाख रुपए की है तो वो ऑब्वियसली वैल्यू का पार्ट बनेगी, क्योंकि हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में अगर आपने मनी के साथ कुछ और दिया है, मतलब कि एडिक्वेट कंसिडरेशन मनी में, इन एडिक्वेट मनी में कंसिडरेशन, तो जो आपने वैल्यू दिया है ना, जितना वैल्यू है वो भी हम उसमें ऐड कर देते। रूल 27 पे आया था बेसिकली वो क्वेश्चन। Now, the supplier of commodity Y to the market are challenged through a state marketing corporation which conduct an auction each day to arrive at the price. Group and company supplies commodity Y through the state market corporation. How will the supply Y made by Gupta and company to state marketing corporation be valued फॉर पेइंग टैक्स। तो समझना
इनका क्या कहना है? हाउ विल द सप्लाई ऑफ वाई मेड बाय गुप्ता एंड कंपनी, कैसे सप्लाई बनाएंगे इस जो बोलते हैं स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन बी वैल्यूड बाय पेइंग टैक्स। तो यहाँ पर सप्लाईज ऑफ कमोडिटी है, स्टेट मार्केट कॉरपोरेशन के थ्रू है। देखते हैं, आपको सिर्फ रीडिंग लगाना है, क्योंकि बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि थ्योरी के ये क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐसा चैप्टर है जहाँ से प्रैक्टिकल बेस बनने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो सिर्फ एक बार रीडिंग लगा लो और मेरे साथ ही सुन लोगे तो इनफ है। द स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन इज एन एजेंट in the meaning of the expressions as defined in section 2.5 which includes an auctioneers. Therefore, the value of supply of Y will be determined in the value of 29. वैल्यूएशन के 29 के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओपन मार्केट वैल्यू दे रखी है तो वो लेंगे, नहीं तो 90% ऑफ प्राइस ले लेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। यस, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। Easy Coupon Limited sells coupon that are redeemable against specified luxury food product at retail outlet. Each coupon is sold for value of 900 but is redeemable by suppliers worth. तो सर जितने में रिडीम होगा उतना वर्थ हमारे लिए काउंट होगा, है ना? चेक करवा दो। किधर गया? यस, तो यहाँ बोला थ्रू द सोल्ड वैल्यू 1000 जो रिडीमेबल वैल्यू है। नाउ नेक्स्ट 7th, a pharmaceutical company supplies a drug intermediate to its own unit in another state for conversion into formulations. The drug intermediate is exclusive to this company and there is no market sale in India of these drugs intermediate. Goods of like kind and quality are also not available. तो क्या करें? After conversion, the finished goods is sold from the said unit itself by the company. How will the value of supply of these drugs intermediates to be determined under GST law? हम कैसे डिटरमाइन करेंगे GST लॉ के अंदर इसे? तो देखो, सिंस द सप्लाई इज मेड टू अ डिस्टिंक्ट पर्सन, हम डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई कर रहे, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, 110% ऑफ कॉस्ट ले लेंगे। या फिर जब हम डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि अगर वो फर्दर अनरिलेटेड को सप्लाई कर रहा है तो एक काम करो, 90% उसका ले लो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। दुष्यंत rents out a commercial building owned by him to Bharat for the month of December, for which he charged a rent of 19,50,000. Dushyant pays the maintenance charges of 1 lakh for the December month. As charged by the local society, these charges has been reimbursed to him by Bharat. Also, Dushyant has paid multiple tax, that is municipal tax, that is 2,85,000 which he has not charged from Bharat. You are required to determine the value of supply and GST liability of Dushyant for the month of December assuming CGST and SGST rate 9% each. ठीक है, all the amount given about exclusive. ठीक है, यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो रेंट है वो इतना है, दुष्यंत पेज मेंटेनेंस चार्जेस इतना है, म्यूनसिपल टैक्सेस हमें दे रखा है, और दुष्यंत रेंट आउट अ कॉमर्शियल बिल्डिंग टू भरत, तो भरत को दिया, भरत इतना पे करता है, दुष्यंत पे करता है मेंटेनेंस, और म्यूनसिपल जो है वो भी दुष्यंत पे करता है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जितना भरत दे रहा है 8। ये देखिए, रेंटिंग मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय द लोकल सोसाइटी कौन दे रहा है? बाय भरत,
और ये तो ट्यूशन दे रहा है तो अपने इसको ऐड नहीं करना, जो भरत दे रहा है वही ऐड करेंगे और ये निकाल लेंगे, ठीक है। यस सर। Vayu Limited provides you the following particulars relating to goods supplied by it to Agni Limited. लिस्ट प्राइस आपको दे रखा है, यही लेने का है। स्पेशल पैकिंग आपको दे रखी है, यही लेने की है। आपको लोकल अथॉरिटी का चार्जेस दे रखा है, यही लेने का है। CGST SGST दे रखा है, यही लेने का है। और आपको सब्सिडरी NGO से मिली है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट से नहीं मिली है, तो ये NGO से मिली है, ये आपने कंसिडर कर रखी थी, आपको इसको वापस से ऐड करना पड़ेगा। 3% का डिस्काउंट है। लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है तो लिस्ट प्राइस ऊपर भी लिखा हुआ है, इसी पर डिस्काउंट लगा लेने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनाको इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड hereinafter referred to as BEL is engaged in manufacturing televisions. It is registered in the state of Haryana. It has appointed distributors across the country who sell the televisions manufactured by it. The maximum retail price MRP printed on the package of a television is Rupee 12,000. The applicable rate of GST on television is 18%. BEL dispatched the stock of televisions to its distributor ordered by them on a quarterly basis. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। In order to promote its sales, the sales head of BEL has formulations a sale promotion scheme on 1st April. Under this scheme, BEL offer a discount of 10% per television on television supplied to the distributor if the distribution sell 500 televisions per quarter. The discount is offered on the price at which the television are sold to the distributors एक्सक्लूडिंग ऑल चार्जेस एंड टैक्सेस। तो देखो ये सारी चीज़ें ना एग्रीमेंट में लिखी हुई है कि तुम इतना बेचोगे तो हम तुम्हें इतना डिस्काउंट देंगे, वैसा वैसा, ठीक है। इट अपॉइंट शाह इलेक्ट्रॉनिक्स as an unrelated party as per GST law and its distributor in Haryana 1st April and dispatched 750 televisions. On 8th April, as stock for the quarter April to June, BEL has sold the televisions and distributors that 8,400 per television, exclusive the applicable tax. Shah Electrics request BEL to special packing. उन्होंने स्पेशल पैकिंग की रिक्वेस्ट करी, कोई दिक्कत नहीं है। शाह इलेक्ट्रिक्स प्लेस अ ऑर्डर 1000 televisions with BEL for the quarter July to September. Thus distributor reports sales 700 televisions for the April to June quarter and 850 televisions for the quarter July to September. The discount policy offered by BEL is explained about is also available to Shah Electronics as per the distributorship agreements, ठीक है। While Shah Electronics revenue is the input tax avail for the quarter July to September, he has failed to reverse the input tax rate avail in a quarter. सर अगर आप ITC रिवर्स करने के लिए, अगर आप ITC रिवर्स नहीं करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अप्रैल टू जून में आपने नहीं किया, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ क्रेडिट मिल जाएगा जुलाई से सितंबर वाला, ठीक है। एग्जामिन द सिनेरियो विद रेफरेंस ऑफ द सेक्शन 15, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टेलीविजन सप्लाइड टू BEL। आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालना है अप्रैल टू जून का, तो अप्रैल टू जून का तो जैसा वैसे ही रहेगा, आप कोई रिवर्स करने वाले नहीं हो। और जुलाई टू सितंबर में भले ही हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें पहले बोल रखा था कि भाई अगर आप क्या करते हो 10% डिस्काउंट देंगे अगर 500 टेलीविजन इन द क्वार्टर। तो इन्होंने कितने का बेचा है, तो 8,500 और इन्होंने यहाँ बेचा है जुलाई सितंबर में 850 इन क्वार्टर। तो 850, 8,400, 1,200 प्लस इंटू 8,500 और यहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा तुम्हें। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, किधर है, ये रहा ना, यहाँ पर हमारी प्राइस पर यूनिट निकाल रखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारी ये वैल्यू है, इन्होंने 750 से मल्टीप्लाई कर दिया अप्रैल से जून के लिए, और उसके लिए इन्होंने क्या किया है अप्रैल से जून वाला, ठीक है ना, उसमें इनका कोई डिस्काउंट है नहीं क्योंकि इन्होंने ITC रिवर्स नहीं करी। और यहाँ देखना, यहाँ डिस्काउंट लेस हो गया, तो आपको समझ में आया, डिस्काउंट यहाँ लेस हो गया क्योंकि इन्होंने ITC रिवर्स कर दी। तो 8,400, 1,200 उसमें भी थे, ठीक है, बस यहाँ डिस्काउंट लेस हो गया क्योंकि ITC रिवर्स कर दी। ये वैल्यू आ रहा है इंटू, अब इस बार तो इन्होंने 1000 बेचा तो 1000 लिख दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, सिर्फ आपके सुन लेने से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, ट्रस्ट मी।
Prada Forex Private Limited, registered in Delhi, is a money changer. It has undertaken the following purchase and sale of foreign currency. 1000 USD are purchased from Nandi Enterprises at the rate 74. इन RBI रेफरेंस रेट दे रखी है. देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालना, मल्टीप्लाई करना 1000 से, उसका 1% निकालना. दूसरा क्या रखा है कि अगर RBI की रेफरेंस रेट जो है वो अवेलेबल नहीं है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, उसका 1% निकाल देने का. मीन्स यहाँ तो सिर्फ डिफरेंस निकाल के आपको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो आपको 600 कुछ आएगा, ऐसा है ना. 0.60 होगा तो उसको, और यहाँ पर आपको इससे मल्टीप्लाई करके इसका 1% निकालने का है. अब बी वाले पॉइंट से करना है तो पक्की बात है आपको 1 लाख रुपए तक, तो कितना बोला इन्होंने, 1 लाख रुपए तक ये बोलते हैं 250 और 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट. और फिर 1 लाख से ऊपर है तो जितना 1000 और जितना भी एक्सेस है उसका 0.5%. और थर्ड वाले में बोलते हैं 5500 और जितना भी एक्सेस है उसका 0.1%, है ना. 0.5%, 0.1%, ठीक है. एक बार फिर बता देती हूँ फिर भी 11th वाला, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा. आप क्या थोड़ा गलत सोचते हो उस चीज़ में, बताती हूँ आप कैसे सोचते हो और क्या एक्चुअल में होना चाहिए. सेकंड वाले केस में देख लेना अप टू 1000, तो आप देखेंगे कि यहाँ ये जो है फॉर्मूला तो ठीक है, आपको पता ही है. यहाँ कितना आ रहा है, 74 आ रहा है. अच्छा ये क्वेश्चन में नहीं होगा, नेक्स्ट में आएगा. तो 74 का 1% आपने निकाल दिया. सेकंड में भी आपको यहाँ पर जो 2000 है उसका 1% निकाल देंगे तो आपको आ जाएगा. अब यहाँ पर, हाँ यहाँ देखो 1,49,000, तो 1 लाख पर, तो 1 लाख पर जो है ना 1 लाख माइनस कर दो, क्योंकि 1 लाख पर तो ऑब्वियसली जो पुराना है ना, मतलब जो आपका 1% है 1000, वो यहाँ लिखा हुआ है. इन्होंने यह अमाउंट लिख दिया सेकंड में वैसे भी. और फिर 0.5% जो एक्सेस है ना 49,000 का, उसका 0.5 लेना है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ. किधर है क्वेश्चन नंबर 12. दिस इज क्या बोलता है, रोली पोली मैन्युफैक्चरर लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवेयर. इट imports of footwear making machines from USA. Roly-Poly Manufacturer Limited entered into a contract with Rudra Logistics, a licensed customer broker with its office at Ahmedabad, Gujarat, to meet all the legal formalities in getting the said machine cleared from the customs station. Apart from these, Roly-Poly Manufacturer Limited authorized Rudra Logistics to incur on its behalf the expenses in relation to clearing of the imported machine from the custom stations and bringing the same into warehouse. ठीक है. हमने सारा काम एक एजेंट को दी, तो देखना एजेंट के लिए क्या वैल्यू होगा. तो जो उसको एजेंट को चार्ज दिया ना, ये एजेंट ने हमारे भी आप पर जो भी खर्चा किया ये नहीं आता है. फिर सीधा एजेंट के नाम का जो होटल में रहने का, जो ट्रेवलिंग का और जो टेलीफोन चार्जेस था वही आता है उस एजेंट की वैल्यू ऑफ सप्लाई में. ठीक है. रुद्रा लॉजिस्टिक एजेंट है, एजेंट का पूछा है तो फिर ये मत लिख देना. अगर आपको उस पर्सन का पूछा उसका कितना खर्चा, तो भाई उसका इतना खर्चा लोडिंग अनलोडिंग लाने का. उस एजेंट का तो सिर्फ उतना ही खर्चा जितना अपन ने उसको दिया, जिसका उतना खाने पीने का अपन ने किया. रुस्तगी एंड कंपनी मैन्युफैक्चर. रुस्तगी एंड कंपनी मैन्युफैक्चर कस्टमाइज प्रोडक्ट्स एट इट्स यूनिट सिचुएटेड एंड रजिस्टर्ड इन मध्य प्रदेश. कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दे रखा है 1000 प्रोडक्ट फॉर रुस्तगी 20 लाइक दिस प्रोडक्ट रिक्वायर टू फर्दर प्रोसेस्ड बिफोर सेल. ठीक है. इन्हें फर्दर प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है. अब देखना 1000 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेम काइंड एंड क्वालिटी ऑफ द सप्लाई टू हिमाचल. उन्होंने क्या किया 1000 ऐसे कैसे हिमाचल भेजे, और हिमाचल भेजे तो एक्स फैक्ट्री प्राइस उनकी इतनी आई, एक्स फैक्ट्री प्राइस उनकी इतनी आई. ठीक है. डिटरमाइन द 1000 प्रोडक्ट सप्लाई बाय द रुस्तगी इट्स हिमाचल प्रदेश यूनिट. अपनी ही यूनिट को माल बेचा, रिलेटेड को माल बेचा, रिलेटेड को माल बेचा तो क्या बोलते हैं ओपन मार्केट वैल्यू. तो ओपन मार्केट वैल्यू है क्या, ये दे रखी है उन्होंने 19 लाख रुपये. तो क्या माने 19 लाख ही मान ले, बस आपको प्रोविज़न लिखने का है. किधर है, और फिर आपको इनका कहना है कि ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज़ 20 लाख, तो आपको 20 लाख लिखना है. ठीक है.
अच्छा 19 में उन्होंने उसको भेजा और प्राइस 20 है। किधर लिखा था मैंने? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इनका बोला इन्होंने, और जनरली ये बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश यूनिट बाय हिमाचल। हमने अपनी हिमाचल को 19 में भेजा, जबकि मार्केट में 20 बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना। देव एंटरप्राइज इज द सप्लायर ऑफ वाटर कूलर्स। देव एंटरप्राइज सप्लाइज वाटर कूलर्स टू द अनरिलेटेड पार्टीज। और इन्होंने बोल रखा है कि भाई जो ट्रेडर कंसिडरेशन है वो कितना है, 295 पे 18% दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इन्होंने एंटरप्राइज का वैल्यूइंग 10,000 एडिशनल कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाई, और यहाँ पर इन्होंने वैल्यू दे रखा है कि हम ये लेते, तो हम लोग जो वैल्यू निकाल सकते हैं ईजीली, ईजी मैनर में। यस सर। नाउ नेक्स्ट इज, देखो यहाँ रिस्क है तो 100% ले लो, कोई दिक्कत नहीं। न्यू पॉलिसी है 25% लो, रिन्यूअल पॉलिसी है 12.5% लो, और अगर सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है तो 10% लो। पक्की बात है, सब समझा? ठीक है, ये इंश्योरेंस का क्वेश्चन था इसलिए अपन ने देखा। ये बोलते प्राइस तो वैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अवियांत वाला लिमिटेड में क्या बोलता है, ये कहता है प्राइस तो वैसे 42 है और 10% प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन एक्चुअल प्राइस उन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पीछे दे रखी है कि भाई प्राइस एक्चुअल जो है वो 40 ही है, हम उनसे 40 ही लेते हैं। उसके बाद उन्होंने बोल रखा है कि भाई हैंडलिंग चार्जेस है और ये हमारे इंस्टॉलेशन चार्जेस है, ये भी ट्रांजेक्शन का पार्ट बनते हैं। डिस्काउंट हम 2% देते हैं मशीनरी। आज थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो रही है बिकॉज ऑफ दैट इज़, अभी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ में वो रहा नहीं, क्योंकि आज सुबह स्टार्टिंग से मॉर्निंग से ही जो है वो रिवीजन लेक्चर्स अपलोड हुए। उसके बाद मैंने सोचा क्वेश्चन आंसर्स भी साथ के साथ अपलोड कर दूँ, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है तो आपको हेल्प हो जाएगा, एग्ज़ाम में आप रिवीजन कर पाओगे अगर आप तक ये पहुँच जाते हैं तो। और अगर लेट पहुँचते हैं तो आई कांट डू एनीथिंग, बट हाँ केस डिस्काउंट जो है वो 2% का है। मशीनरी इज़ ऑफरिंग एट द टाइम ऑफ सप्लाई। इफ़ द कस्टमर्स एग्रीज टू मेक द पेमेंट विद इन 15 डेज, तो हम आपको क्या करेंगे, डिस्काउंट दे देंगे 2% का। मशीन इज़ ऑफर्ड एट अ टाइम ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पर मशीन एट ऑफर एट अ टाइम ऑफ सप्लाई, ध्यान रखना एट अ टाइम ऑफ सप्लाई मतलब हम कितने में ऑफर कर रहे हैं, तो हैंडलिंग एंड लोडिंग चार्जेस भी उसमें ऐड हो जाते हैं, तो 2% डिस्काउंट। प्राइस ऑफ मशीन इज ऑफर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, द कस्टमर एग्री टू मेक अ पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट मशीन, द इवेंट दैट इज। तो उस दिन इवेंट कौन कौन से हुए थे, इवेंट सिचुएटेड द टाइम ऑफ कंपनी, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ द रिसीव, एंड द सिंपल इंटरेस्ट चार्जेस 1% पर मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया है कि भाई अगर 15 डेज़ में नहीं आता है तो डिस्काउंट भी हम रिकवर करेंगे आपसे 15 दिन में। ठीक है, तो हम आपको डिस्काउंट ऑफर करेंगे एट द टाइम, तो हमने ऑफर कर दिया लेकिन हम रिकवर कर देंगे, और नो सेपरेट अमाउंट ऑफ GST इज रिकवर, तो ये इंक्लूडिंग GST ही होगा। और 1% का इंटरेस्ट भी लेंगे अगर 15 दिन में पैसा नहीं आया तो 15 दिन बाद पता चलेगा क्या होगा वो तो। ठीक है, और सब्सिडरी जो है किससे मिली है, होल्डिंग कंपनी, तो ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट 2% ऑफ प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, एग्री टू मेक द पेमेंट विद इन 15 डेज। तो ये 2% ऑफ प्राइस ऑफ मशीनरी लिखा हुआ है। ठीक है, आ जाओ। किधर है, ये देखो, प्राइस ऑफ मशीन, हैंडलिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन का है ही नहीं, और ये लिंक्ड जो है सब्सिडरी, और ये जो है वो आपका प्राइस। यहाँ देखना आपको डिस्काउंट जो है वो आपको कम उस प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है, तो प्राइस कितनी है, कैश डिस्काउंट वाली प्राइस उसी पे आपको मिल रहा है, तो 80,000 रुपये का ये मिल रहा है, टैक्स आ रहा है आपके पास। उसके बाद ये निकालने के बाद अब आपका क्या होगा ना, तो 15 दिन बाद आप पैसा नहीं दे पाओगे ना, तो ये इंटरेस्ट लगेगा, जो टैक्स लगेगा वो इंटरेस्ट चार्ज लगेगा, जितना भी अमाउंट है। कितना अमाउंट निकल के आ रहा है, 41,10 निकाल रही है लोग। नोट नंबर 9 देखो, डिले होगा तो नॉट रिकवर फ्रॉम द कंसिडरेशंस दैट इंक्लूडेबल वैल्यू सप्लाई, द कैश डिस्काउंट रिकवर, तो इन्होंने इंटरेस्ट रिकवर किया, कैश डिस्काउंट जो दिया उन्होंने वो रिकवर किया, और इस पर इंक्लूडिंग GST तो एक्सक्लूडिंग GST कर दिया। पक्की बात है? यस सर, समझा? यस समझा।
डन। इसमें एक छोटी चीज़ ध्यान रखना, तुम लोग इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट लगाओ कि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर रहे 1% ऑफ पार्ट ऑफ द मंथ, सेपरेट अमाउंट ऑफ GST इज रिकवर्ड, नो सेपरेट अमाउंट ऑन टोटल अमाउंट ऑफ ड्यू फ्रॉम द कस्टमर टुवर्ड्स द मशीन सप्लाइड फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द सप्लाई टिल द डेट ऑफ पेमेंट। तो वही चीज़ है, यहाँ पर आपको ये लेना है, इंस्टॉलेशन जो है वो नहीं लेना है। डन, ठीक है, ये रेट दे रखी है, हो गया ये तो पूरा। ओके डन।